Hello students and welcome to Business Studies class. Today I am going to tell you some of the case studies of chapter first, that is nature and purpose of business. As I had already mentioned before that in your business studies you all have to prepare case studies. आपका जो बिजनेस स्टडीज़ का सब्जेक्ट है ये बेसिकली केस स्टडीज़ के ऊपर बेस्ड होता है. इसके अंदर जो चैप्टर्स हम लोग प्रिपेयर करते हैं उसके अंदर से एग्ज़ाम्स में हमारे केस स्टडीज़ आती हैं. केस स्टडीज़ कैसे आती हैं, कुछ ज़्यादा टिपिकल नहीं है. वो आपको एक केस उठा के दे देगा, एक स्टोरी फॉर्मुलेट करके दे देगा जिसके अंदर कुछ पर्सन्स होंगे या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी जिसके अंदर आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है. ठीक है, और आप ये तभी आइडेंटिफाई कर पाओगे जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे. तो आज के जो ये क्लास है, ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ, ये केस स्टडीज़ के ऊपर ही है. बेसिकली आपकी जो बाकी क्लासेस चल रही हैं चैप्टर फर्स्ट के लिए, जो हमने लास्ट आई थिंक कॉमर्स तक कंप्लीट कर ली थी, रोल एंड फंक्शंस ऑफ कॉमर्स हम लोगों ने देखे थे. तो कुछ केस स्टडीज़ हैं जो मैं आपके सामने लेके आऊँगी अभी. उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आपने इससे पहले की जो भी सारी वीडियोस हैं अगर आपने वो देख रखी हैं तो ही आपको एक केस स्टडी समझ में आएंगी, अदरवाइज आपको एक केस स्टडी समझ में नहीं आएंगी. ठीक है, तो पहली केस स्टडी है मेरी. An activity can be an economic activity in one situation and non-economic in another situation. Do you agree? Give an example to justify the given statement. अब मैंने आपको पहले बताया था इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बीच में डिफरेंस. इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है हमारी, जहाँ पे हम कुछ पैसा अर्न कर रहे हैं, कुछ मनी अर्न कर रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे हम, इकोनॉमिक एक्टिविटी. वही हमारे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, जहाँ पे हमारा मेंटल लेवल जो है, हमें मेंटल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, मेंटली या इमोशनली हम सेटिस्फाई हो रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो इसमें एक इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या एक सिचुएशन में इकोनॉमिक और वहीं दूसरे में नॉन इकोनॉमिक हो सकती है. मतलब ऐसी कोई एक्टिविटी है जो इकोनॉमिक के साथ साथ नॉन इकोनॉमिक भी हो, मतलब जहाँ पे हम उस एक्टिविटी से हम पैसे भी अर्न कर रहे हैं प्लस हमारे इमोशंस भी सेटिस्फाई हो रहे हैं. तो क्या ऐसी कोई एक्टिविटी है, अगर है तो उसका एक एग्जाम्पल दे दो और अपने मतलब एग्जाम्पल को, अपने आंसर को जस्टिफाई करो. तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल होगा डॉक्टर. मैंने आपको शायद पहले भी क्लासेस में बताया है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जाम्पल मैंने शायद डॉक्टर का दिया था कि अगर डॉक्टर क्लिनिक में या हॉस्पिटल में अपने पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा है तो उसके लिए उसे क्या मिल रहा है इन रिटर्न, उसको उसकी फीस मिल रही है. ठीक है, वो अर्न कर रहा है वहाँ से. वहीं अगर वो घर पे अपने बेटे को या अपनी वाइफ को, मदर को, फादर को, किसी को भी ट्रीट कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. अब वो अपनी फैमिली मेम्बर से थोड़ी पैसे चार्ज करेगा या फीस चार्ज करेगा. ठीक है, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट हुए, वो तो इमोशंस को सेटिस्फाई करना हुआ. तो इस जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर यही है कि डॉक्टर का एक जो है आप वो ले सकते हैं एग्जाम्पल. साथ में अगर आप कोई दूसरा एग्जाम्पल लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं. जैसे चार्टेड अकाउंटेंट का ले सकते हैं हम. चार्टेड अकाउंटेंट, अगर मैं किसी चार्टेड अकाउंटेंट को हायर करूँ कि मेरी जो टैक्स रिटर्न है वो आप फाइल करोगे, मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप देखोगे, चार्टेड अकाउंटेंट का काम यही होता है. ठीक है, तो मैंने अगर उसे हायर करा तो मुझे उसको क्या पे करना पड़ेगा, उसको उसकी फ़ीस देनी पड़ेगी मुझे. वहीं अगर मान लीजिए मेरा ब्रदर या मेरी सिस्टर चार्टेड अकाउंटेंट है तो आई डोंट थिंक कि वो मेरे से फ़ीस चार्ज करेंगे. ठीक है, वो जो अपने फैमिली मेम्बर्स का काम होगा वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही कर देंगे ना. तो यही एग्जाम्पल है इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का. तो ऐसे केस स्टडीज़ आएंगी जो आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी. 11th में तो इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होगा. 11th में तो केस स्टडीज़ बहुत ईजी हैं क्योंकि चैप्टर्स इतने ज़्यादा हार्ड नहीं हैं. इवन आपका जो बिजनेस स्टडीज जो आपका सब्जेक्ट है ये भी इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, ईजी है अगर आप इसे पढ़ के अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके चलते हैं, क्योंकि ये हमारे डे टू डे लाइफ के ऊपर ही बेस्ड होता है. अब आपको पता है कि बिज़नेस क्या होता है, आपने भी देखा है बिज़नेस. ठीक है, आप में से कई जो मतलब बच्चे हैं उनके पापा बिजनेसमैन होंगे, उनके फादर बिजनेसमैन होंगे, तो आपको पता होगा कि बिज़नेस क्या होता है. तो ये जो बिज़नेस सब्जेक्ट है हमारा, बिज़नेस स्टडीज़, ये बेसिकली हमारी डे टू डे लाइफ के ऊपर ही बेस्ड होता है. बस इसके अंदर कुछ नए कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कुछ टर्म्स हैं जो हमें पढ़नी है.
ठीक है, तो एक तो ये केस स्टडी हमारी ये वाली कंप्लीट हुई। नेक्स्ट केस स्टडी पे आते हैं। मिस्टर कमल मेहरा इज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट. His wife is a bank manager in Punjab National Bank, and his son Arnav has a factory in Muradabad where he manufactures shoes. Name the economic activities in which Mr. Mehra, Mrs. Mehra and Arnav are engaged. अब इसमें क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, 3 पर्सन्स हैं, 3 पर्सन्स के नाम दे दिए हैं। पहला कौन सा है हमारा, कमल मेहरा, जो क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। वही उनकी जो वाइफ है वो क्या है, बैंक मैनेजर है। और वही उनका जो बेटा है वो क्या है, उसकी खुद की एक फैक्ट्री है मुरादाबाद में। तो ये पूछ रहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है ये जो ये लोग जो तीनों कर रहे हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताई थी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमारी 3 होती हैं, 3 होती हैं। ठीक है, पहली तो होती है हमारी एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन एंड बिजनेस। तो ये 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। अब इसके अंदर ये पूछ रहा है कि ये तीनों पर्सन कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं। तो मिस्टर कमल मेहरा चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ठीक है, तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या हो गया, एक प्रोफेशन हो गया, एक प्रोफेशन की डिग्री है चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ये मिस्टर मेहरा क्या हो गए, एक प्रोफेशन हो गए। ठीक है, इनकी जो एक्टिविटी ये परफॉर्म कर रहे हैं वो प्रोफेशन है। वहीं उनकी जो वाइफ है वो क्या कर रही है, वो बैंक मैनेजर है। बैंक मैनेजर है कहाँ पे, पीएनबी में, पंजाब नेशनल बैंक। तो ये एम्प्लॉयमेंट हो गया, वो वहाँ पे एम्प्लॉयड है। ठीक है, उसके बाद अर्नव जो उनका बेटा है, उसकी क्या खुद की फैक्ट्री है। तो फैक्ट्री है, इसका मतलब खुद का बिजनेस होगा। तो ये जो तीनों एक्टिविटी हुई, ये ऐसे हमें इसका आंसर देना है कि आपके जो मिस्टर मेहरा है वो प्रोफेशन में है, मिसेस मेहरा एम्प्लॉयमेंट में है और अर्नव बिजनेस के अंदर। और केस स्टडी का जो आंसर्स होते हैं ना, उसको प्रेजेंट करने का भी अपना एक तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि आपने डायरेक्ट जो है आंसर लिख दिया, नहीं, आपको थोड़ा उसे क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर थोड़ा समझाना भी पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए ये वाला ही क्वेश्चन ले लो, तो इसमें पहले आपने ये तीनों एक्टिविटीज समझा दी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के 3 टाइप्स होते हैं, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस। एक एक लाइन में इन तीनों को समझा दिया हमने, इन टर्म्स को। उसके बाद हम क्वेश्चन के ऊपर आए कि एज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कि जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो मेरा आंसर है वो ये है कि मिस्टर जो मेहरा हैं वो ये प्रोफेशन के हैं, मिसेस मेहरा जो है वो हमारी उसमें है एम्प्लॉयमेंट में, और उनका बेटा जो है फैक्ट्री मतलब बिजनेस कर रहा है। तो ऐसे हमें आंसर्स प्रेजेंट करना होगा। 11th में तो आपको ये एक तरह से केस स्टडीज़ की अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि 11th में हमारा जो होता है होम बोर्ड होता है। ठीक है, आपको स्कूल में एग्जाम्स देने होता है, तो वो इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता। पर हमें बेसिकली किसके लिए प्रिपरेशन करनी है, हमें 12th के लिए करनी है। तो 12th के लिए प्रिपरेशन तभी होगी जब आप लोग 11th में जो इसके बेसिक्स हैं वो अच्छे से पढ़ के क्लियर करके चलेंगे, तभी आपको 12th में आप अच्छे से मार्क्स स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो केस स्टडीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस रखना है। आपका जो पेपर अगर आपने देखा हो या आप देखना चाहो, तो 12th का आप देख सकते हो, बिजनेस स्टडीज़ का। उसके अंदर बेसिकली आपकी केस स्टडीज़ ही आती है। डायरेक्ट क्वेश्चंस जो हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं पर वो बहुत कम होते हैं, ज़्यादातर आपकी केस स्टडीज़ आती हैं। ठीक है, और अभी तो आपको ये भी पता होगा कि 20 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव्स हो गए हैं। तो ऑब्जेक्टिव में आपके टिक मार्क्स आएंगे, एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस आएंगे। तो वो 20 मार्क्स में भी एक केस स्टडी दे सकता है, एक छोटी सी केस स्टडी जिसके अंदर वो कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको केस स्टडीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, प्लस ऑब्जेक्टिव्स पे भी, क्योंकि 20 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ईजिली आप लोग जो है कर सकते हो, क्योंकि 20 मार्क्स में आपको बस एमसीक्यू तो करने हैं। अगर आप पे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप एमसीक्यूज भी ईजिली अटेंड कर पाओगे। आई होप आपको मेरी सारी बातें समझ में आ रही हो। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ आप लोग मुझे बता देना। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। मुकुल प्रोड्यूसेस गुड्स बट ऑल द गुड्स आर यूज्ड बाय हिम फॉर पर्सनल कंजप्शन एंड नॉट इवन अ सिंगल गुड इज सोल्ड इन द मार्केट। विल इट बी कंसिडर्ड अ बिजनेस एक्टिविटी? मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, बिजनेस एक्टिविटी क्या होती है, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं या ट्रांसफर कर रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे हम, बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, जहाँ पे कोई बिजनेस हो रहा है, जहाँ पे कोई काम हो रहा है, उसे क्या बोलेंगे हम, बिजनेस एक्टिविटी। पर यहाँ पे मुकुल ने क्या करे है,
गुड्स प्रोड्यूस करे हैं, पर उसने वो पर्सनल कंजप्शन के लिए करे हैं, उसने बेचने के लिए नहीं करे, उसने मार्केट में कुछ सेल आउट नहीं करा है, उसने जो भी गुड्स प्रोड्यूस करे उसने खुद ही पर्सनल कंज्यूम कर लिया और मार्केट में सेल आउट नहीं करे। ठीक है, तो क्या ये बिजनेस एक्टिविटी होगी? नहीं, ये बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। जब आप खुद के पर्सनल कंजप्शन के लिए, खुद के लिए आप अगर गुड्स या सर्विसेज जो हैं खुद प्रोड्यूस करके खुद ही कंज्यूम कर लेते हो, तो आप कैसे बिजनेस एक्टिविटी चला रहे हो? बिजनेस एक्टिविटी वो होगी ना जब जहाँ पे आपको कुछ पैसा अर्न हो रहा हो, ठीक है, जहाँ पे आपके गुड्स या सर्विसेज सेल आउट हो रहे हो। पर यहाँ पे आपने क्या करा है? पर्सनल कंजप्शन किया है। तो पर्सनल कंजप्शन के लिए बिजनेस एक्टिविटी नहीं होती। ठीक है, अब पर्सनल कंजप्शन में एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। मान लीजिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके घरों के अंदर आम का पेड़ होता है। ठीक है, अब ये मैंगो का सीज़न है, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में मैंगो का पेड़ होता है। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो थोड़ी बाहर जाके वो मैंगोज को तोड़ के और सेल आउट करते हैं, नहीं, वो पर्सनली कंज्यूम कर लेते हैं खुद को कि भाई ठीक है, हमारे घर में है पेड़ तो हम खुद ही तो कंज्यूम करेंगे, तो उसने खुद पे कंज्यूम कर लिया। वहीं एक एग्जाम्पल हो, मान लो एक कारपेंटर है। ठीक है, एक कारपेंटर है, उसका काम क्या है? वो फर्नीचर बनाने का काम है उसका। उसने क्या करा, उसके ना अपने बच्चों के लिए जो है टेबल और चेयर बनाई। टेबल चेयर बनाई तो उसने वो पर्सनल कंज्यूम कर लिया, उसने अपने बच्चों को दे दी, उसने थोड़ी वो सेल आउट करी है आगे। तो ये एक्टिविटी क्या होगी? जहाँ पे वो पर्सनल कंज्यूम कर रहा है, ये एक्टिविटी क्या होगी? ये आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, जहाँ पे आपका बिजनेस नहीं आएगा। हाँ, अगर वो टेबल चेयर जो है आगे किसी कस्टमर को जो है सेल आउट कर रहा है, तो उसको हम बोल सकते हैं कि ये एक्टिविटी वो क्या कर रहा है? बिजनेस एक्टिविटी है। तो ऐसे आपके केस स्टडीज़ बनेंगे जिसके अंदर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वो आपसे पूछ क्या रहा है, वो आपसे मेन चीज़ क्या पूछ रहा है। और जब तक आपको केस स्टडी आप आराम से धीरे धीरे एक एक लाइन करके नहीं पढ़ोगे, नहीं समझोगे, तब तक वो केस स्टडी नहीं आएगी। ठीक है, इसकी कोई ट्रिक नहीं होती केस स्टडी की कि मैं आपको कोई ट्रिक बता दूँ या कोई टेक्निक बता दूँ जिससे आप केस स्टडी इजीली सॉल्व कर पाओ। ये कोई मैथ्स का फॉर्मूला नहीं है, ये थ्योरी है जिसके अंदर आपको लॉजिकली अपने आंसर्स जो है वो सोचने पड़ेंगे और आंसर्स लिखने पड़ेंगे। और अगर आपके कॉन्सेप्ट्स, अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स, आपका जो पूरा चैप्टर्स हैं, आपके जो सारी चीज़ें हैं, जो टॉपिक्स हैं, अगर वो अच्छे से क्लियर हैं, तो आपको केस स्टडीज़ में नो डाउट कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो ये केस स्टडीज़ थी 3 जो मैंने आपके सामने रखी। और अभी तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर ही है, इसमें मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है केस स्टडीज़ का। आगे के चैप्टर्स में भी केस स्टडीज़ आएंगी और आपके आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, जब आपका दिमाग सोचेगा कि ये चीज़ क्यों हुई, ऐसे क्या था, ये बहुत सारी, हम आगे इंश्योरेंस भी पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो हमारे डे टू डे लाइफ में आती हैं। ठीक है, तो ये एक जस्ट ओवरव्यू था आपके केस स्टडीज़ का। आई होप आपको समझ में आया होगा। इससे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था होमवर्क में, ठीक है, जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कौन सी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो मैं अभी आपको वो वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करवा देती हूँ। पहले मैंने पूछा था कि समीता कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली। अगर समीता जो है खुद की फैमिली के लिए कुक फूड कर रही है, तो क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है? नहीं, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो अपने घर वालों के लिए खाना बना रही है। ठीक है, अ पर्सन सेलिंग कोल्ड ड्रिंक्स ऑन द स्टेशन, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अ स्टूडेंट प्रेइंग इन टेम्पल फॉर गुड मार्क्स इन टेस्ट, ऑब्वियसली ये भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक कहाँ से हुई? वो कोई बिजनेस थोड़ी कर रहा है। उसके बाद है डॉक्टर ट्रीटिंग पेशेंट एट हिज क्लिनिक, ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। एन ओल्ड लेडी अटेंडिंग सत्संग, एक ओल्ड लेडी है जो सत्संग अटेंड कर रही है, तो ये हमारी क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कोई बिजनेस वहाँ पे रन नहीं हो रहा। उसके बाद है अ पर्सन टीचिंग हिज डॉटर फॉर हर बोर्ड एग्जाम्स, एक पर्सन है जो अपनी बेटी को पढ़ा रहा है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, तो ये भी हमारी क्या हो गई? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। वहीं अगर वो पर्सन जो है अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा होता, तो वो क्या हो जाती है? हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी। पर ये हमारी क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके फॉर्मुलेट होते हैं और ये तो बहुत इजी है। 12th में तो थोड़ा सा इससे हार्ड हो ही जाएगा, पर वो केस स्टडीज़ वही हैं कि अगर आपको समझ में आ जाए, तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो समझ में आ जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आए
और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, यू ऑल आर फ्री टू आस्क। थैंक यू सो मच।